नमस्कार मित्रों। तो सबसे पहले तो टर्की और सीरिया में जो भूकंप आए हैं उसमें जो जनहानि हुई है, और लास्ट मैंने जो डेटा देखा है वो अब तक लेटेस्ट था, 26,000 डेथ हुई है। तो भगवान इन सभी की आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दें, और जो इसमें घायल हुए हैं, जो इसका शिकार हुए हैं पर जीवित हैं, उन्हें इस समय से गुजरने की शक्ति प्रदान करें। आगे बढ़ते हैं इस सप्ताह की हाइलाइट्स की तरफ। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी का भाषण, और उसके ऊपर मोदी जी ने जो दमदार उनको ट्रोल किया, और इसी बीच अजीत भारती जी ने भी इस बार तो मोदी जी के पहले ही उनको ट्रोल कर दिया। अजीत जी ने जो चौपाई शैली में राहुल गांधी को ट्रोल किया है उसका तो बस क्या कहें। स्पेशली ये वाली चौपाई आप देखिए एक बार। मुख्य गर्धव की स्तुति की, और क्या स्तुति की। जाकर तात चले दिन राता, जाकर तात, आहा म्यूजिक बढ़ाइए जी। जाकर तात चले दिन राता, वही पार्टी के खुले न खाता। आनंद हो गया कि जाकर तात चले दिन राता, वही पार्टी के खुले न खाता। तो जाकर तात चले दिन राता, तही पार्टी के खुले न खाता। जाकर तात अनल तही सिरजा, जरा न सो तही कारण गिरजा। इसी की तर्ज पर जो अजीत जी ने ये चौपाई बनाई है बिल्कुल सटीक बैठती है, और यह गर्दभ मेध यज्ञ, बिल्कुल सही शब्द उन्होंने चुने हैं। वैसे ट्रोल तो मोदी जी ने भी कम नहीं किया उनको। ऐसे तो मोदी जी का पूरा भाषण ही बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा एक लाइन उन्होंने कहा कि यदि नेहरू ने इतना ही अच्छा काम किया है, आपको इतना ही अभिमान है आपके नेहरू पर, तो नेहरू सरनेम क्यों नहीं लिखते, गांधी क्यों लिखते। ये बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सटीक बात है। आपको लगता है सच में कि नेहरू ने काम किया है और नेहरू के नाम पर जनता वोट देगी आपको, तो लिखिए। अच्छा, मजाक तक तो ये बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छी कॉमेडी हो जाती है राहुल गांधी के पॉलिटिक्स में रहने पर। लेकिन यदि हम सोचें ज़रा इस बारे में सीरियस होकर, तो ऑपोजिशन, इस तरह का कॉमेडी ऑपोजिशन होना कितना दुर्भाग्य की बात है हमारे भारतवर्ष के लिए। इस बार तो मोदी जी ने भी कहा कि आलोचना कीजिए, मैं प्रतीक्षा करते रहता हूं, आप आलोचना कीजिए। यहां कोई आलोचक है ही नहीं, कौन करेगा आलोचना। राहुल गांधी जो बेवकूफियों की, उसको क्या प्रचार करना चाह रहे थे। एक तो ये कांग्रेस वाले, मुझे ठंड नहीं लगती, तो क्या करें। तुम्हें ठंड नहीं लगती तो तुम्हें ठंड नहीं लगती, तुम्हें लगता है कि इस कारण से तुम प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक हो देश के। क्या लॉजिक है, और कैसे एडवाइजर्स हैं इनके पास। मतलब सभी की बुद्धि भ्रष्ट है। हमारे पास एक अच्छा विपक्ष नहीं है। मुझे तो लगता है कभी कभी ये संजय दीक्षित जी, अजीत भारती, ऐसे लोगों को ही विपक्ष में बिठा देना चाहिए। कम से कम सही आलोचना तो हो जाएगी, वरना सरकार की आलोचना करना और सरकार के गलत कामों पर या उसको प्रेरित करना सही कामों के लिए, ये करने का काम विपक्ष का होता है। यहाँ कौन है करने वाला। यहाँ विपक्ष अपनी बुद्धिहीनता के प्रमाण देते रहता है रोज रोज। आपको याद दिलाती चलूं, 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था और भारत बुरी तरह से हारा था, उस समय दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कांग्रेस पार्टी के ही सांसद थे, स्वयं उनकी पार्टी के, उन्होंने उठकर नेहरू के सामने परशुराम की प्रतीक्षा की चंद पंक्तियां पढ़ी थीं। उन्होंने सभा में यह पढ़ा था, पार्लियामेंट में नेहरू के सामने आलोचना की थी और ये पंक्तियां पढ़ी थीं कि गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं जो अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का, विश्व शांति के वही प्रबल शत्रु हैं। आज हमारे पास ऐसा कौन है जो इस तरह से आलोचना कर सके। आलोचना के भी कई विषय हैं, मोदी गवर्नमेंट में भी, बीजेपी की सरकार में भी आलोचना के विषय हैं।
कई सारे हैं। उनमें से ही एक विषय है कि अहमदाबाद का नाम आज तक नहीं बदला गया। तो अहमदाबाद का नाम बदलने का प्रपोजल मोदी गवर्नमेंट, जब मोदी जी गुजरात में थे तो गुजरात की राज्य सरकार मोदी जी के अंडर जो आती थी, उन्होंने यह प्रपोजल दिया हुआ था, यह प्रस्ताव उन्हीं का भेजा हुआ है और आज उसका रिव्यू स्वयं मोदी जी के हाथों में है। तो इस पर कोई कार्य क्यों नहीं हो रहा है? यह आलोचना का विषय है ना, परंतु हमारे पास सही आलोचक ही नहीं है। सही कि हमारे पास आलोचक ही नहीं है। हमारे पास जो बैठे हैं वो सारे गिद्ध हैं जो लोकसभा राज्यसभा में बैठे हैं इस समय ऑपोजिशन में। और इसी से बात कर लेते हैं थोड़ा लखनऊ की। तो योगी जी ने प्रस्ताव रखा है लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर करने का, जिस पर लिबरलों को तो ऑफ कोर्स मिर्ची लगी हुई है, लेकिन भारत की जनता तो खुश है इस बात से कि वापस से लखनऊ का नाम एक बार फिर से उसको असली नाम मिल जाएगा। इसका नाम पहले भी लक्ष्मणपुर, लक्ष्मणावती, लखनावती यह रहा है और अब फिर से इसका नाम एक बार लक्ष्मणपुर होने जा रहा है। वैसे भी लखनऊ कितना गंदा साउंड करता है ना, लक्ष्मणपुर। अच्छा, ये जो शहरों का नाम बदलने की प्रक्रिया है, इसको बहुत सारे लोग जो एंटी मोदी ना भी है ना, वो भी अगर नहीं समझते हैं तो यही कहते हैं कि नाम बदल के क्या होने वाला है। नाम बदलने से कहीं प्रोग्रेस थोड़ी होती है। आप ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए, एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दीजिए, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। यदि आप शेक्सपियर के लॉजिक से जाते हैं, जिसने कहा कि व्हाट्स इन द नेम, तो उसने ये लिखते ही नीचे अपना सिग्नेचर भी तो कर दिया ना। तो जरा सोचो, नाम में बहुत कुछ रखा होता है। नाम से ही आपको आपके इतिहास का, आपके अस्तित्व का ज्ञान होता है। कल आकर आपके घर का नाम, लेट से मेरा घर है, मेरे घर का नाम दीक्षित हाउस है, कल मेरे घर पर कोई धावा बोल दे और आकर नाम चेंज करके वो कुछ और करके ABC रख के चला जाता है, तो मैं उसको भगाऊंगी। लेकिन उसको भगाकर जब घर पर वापस मैं अपना आधिपत्य जमाऊंगी, तो क्या मैं अपने घर का नाम बदलकर वापस से दीक्षित हाउस नहीं रखूंगी? बिल्कुल रखूंगी, और ये मेरा पहला कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए ये जो नाम बदल रहे हैं, इसमें भी विलंब है। आप इस बात को समझिए, इस बात को जस्ट आपको अपोज करना है इसलिए अपोज मत कीजिए, या आप ये बोलने से कि नाम बदलने में क्या जाता है, क्या मिलता है नाम बदलकर, ये बोलना कूल लगता है इसलिए आप बोल देते हैं, ये आपकी बेवकूफ़ी है। सिंपल आपकी बेवकूफ़ी है। कल को तुम्हारे घर का नाम कोई बदल के जाए या तुम्हारा नाम कोई बदल कर जाए, तो क्या जीवन भर तुम किसी और का दिया हुआ नाम ढोगे? नहीं ना। तो जो सरकार कर रही है वो अच्छा कदम है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन साथ में ये याद रखना चाहिए कि इसमें भी काफ़ी देर हुई है, तो हमें बाकी सारी जगहों का भी नाम एक एक कर बदलना बाकी है और वो करवाना पड़ेगा। अच्छा मित्रों, एक और अच्छी बात हुई है, लिथियम की डिस्कवरी। हमारे यहाँ कश्मीर या जम्मू में है शायद, ये एक बड़ा लिथियम का रिजर्व मिला है, 6 बिलियन और समथिंग, एंड आई एम श्योर और भी धीरे धीरे और भी जगहों पर हमको मिलेंगे। ये प्रकृति का एक वरदान ही है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने में यूज़ होता है और अगला युग अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ही है, क्योंकि हमने कोल एनर्जी बहुत यूज़ कर ली है, एग्जॉस्ट कर ली है, और 2050 तक शायद ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास फॉसिल फ्यूल रहेगा ही नहीं। उससे भी इम्पॉर्टेंट जो बात है, फॉसिल फ्यूल के यूज़ से एनवायरनमेंट को भी बहुत असर पड़ता है। आप ग्लोबल वार्मिंग का असर देख ही रहे हैं, जहाँ ठंड नहीं पड़ती थी वहाँ ठंड पड़ रही है, जहाँ गर्मी पड़नी चाहिए वहाँ ठंड पड़ रही है, और जहाँ ठंडी पड़नी चाहिए वहाँ गर्मी पड़ रही है, वहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ रही है। तो ये जो मौसम में, तापमान में चेंज आ रहा है, ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग का ही एक साइन है, एक असर है, और ये बहुत डेंजरस साइन है।
इसको कंटेन करना, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अब लिथियम के साथ साथ भारत का भविष्य भी चमक गया है, क्योंकि जो भारत एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हुआ करता था दूसरे देशों पर, खासकर खाड़ी देशों पर, अब वह धीरे धीरे वह डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी हाइड्रोजन और लिथियम के यूसेज से। लेकिन इसमें मुझे एक कंसर्न है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी डेवलपमेंट के काम होते हैं ना, वहाँ पर ये जो एक पंचमक्कारों की लॉबी है, और ऑफ कोर्स ये मतलब इनकी तो शायद दूरदृष्टि इतनी जाती ही नहीं होगी, इतने फार साइटेड नहीं है ये लोग, या होंगे तो मुझे पता नहीं है, पर ये चंद पैसों के लिए पूरी जनता को, पूरी पब्लिक को मोबिलाइज कर देते हैं। कहीं कोई एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के नाम पे धरना दे रहा है तो कभी एनिमल वेलफेयर बोर्ड को उठा देंगे, किसी वहाँ से किसी को उठाएंगे और चलो आप प्रदर्शन करने लगो। मुझे पूरा भरोसा है कि एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, जो सूडो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एक्चुअल एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो नहीं आएंगे इसके बीच, लेकिन जो सूडो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो ज़रूर उठाए जाएंगे। धरना प्रदर्शन और ना जाने क्या क्या उपद्रव वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये इनसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। ये जो ग्लोबल जो कुछ कंट्रीज़ हैं जो डोमिनेट करती हैं एनर्जी सेक्टर को, उसमें खास हो गया मेन आपका है यूएसए, उनको ये बर्दाश्त होगा ही नहीं। भारत अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपने आप में पर्याप्त हो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए, और यूएस और खाड़ी देशों के ऊपर जो डिपेंडेंसी बनी है वो हट जाए। क्योंकि अगला आप देखिए, यूएस एक बार खाड़ी देशों से जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो दूसरा सुपर पावर कौन बन रहा है एनर्जी सेक्टर में? इट इज़ यूएसए। वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत खुद अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने लगे, और इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा है कि हम एक पॉइंट के बाद शायद एक्सपोर्ट भी कर पाएं। याद होगा ना मेधा पाटकर कैसे जाके बैठी थी, नर्मदा बांध बनने ही नहीं देना था उसको, और कितनी बाधा डाली उसने। बिल्कुल वैसे ही मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग उपद्रव करेंगे। अब जो सच्चे एक्टिविस्ट हैं वो प्लीज़ इस बात को समझिएगा, पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए। किसी के बोलने पर, किसी के रूमर्स फैलाने पर बिल्कुल मत जाइएगा। अच्छा, आज मेरी लिस्ट में जो चौथा पॉइंट है वो है असम का। असम में कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने सारी इलीगल मैरिजेस, इलीगल इसलिए क्योंकि अंडर एज हैं, उन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो हमारे पास लॉ तो हमेशा होते हैं, हमारे नियमों में कमी नहीं है, प्रॉब्लम आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन में। अब हम देख रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री जो है वह इन सारे नियमों को कितनी कड़ाई से उनका पालन करवा रहा है। जो भी अंडर एज बच्चियां हैं जिनकी आयु 18 साल से कम है, यदि उनका विवाह कर दिया गया है 18 साल से पहले, तो इस मैटर में, ऐसे केसेस में उनके फादर, हस्बैंड सारे अरेस्ट किए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा तरीका है। बिनु भय हो ही न प्रीति। जब तक भय नहीं होगा आप ज्ञान बांटते रहिए, आपके ज्ञान का कोई सुनने वाला नहीं है, आपके ज्ञान को उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आप डंडा नहीं मारेंगे। हाँ, अब इसमें एक कंसर्न हो सकता है कि कितने दिन तक आप इनको बंद रखेंगे, और साथ में ऐसे जो भी लोग हैं, इनफैक्ट खाली फादर और हस्बैंड ही क्यों, जितने भी लोग वहाँ जाते हैं, अटेंड करते हैं ऐसी शादियों को, सबको अरेस्ट करना चाहिए। जिनको भी इस बात की इन्फॉर्मेशन भी है और उन्होंने अगर सरकार को इन्फॉर्म नहीं किया या करना ज़रूरी नहीं समझा, उन सभी को अरेस्ट किया जाना चाहिए, और उनकी सज़ा भी थोड़ी, कम से कम जो मेन कल्प्रिट हैं, जो हस्बैंड और फादर हैं, और शादी कराने वाला जो मौलाना हो गया या प्रीस्ट भी, उनकी सज़ा ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब 3-4 महीने में वो वापस बेल पे निकल कर वापस आ जाए। इनफैक्ट इसको तो बेलेबल भी नहीं रखना चाहिए।
ताकि एक कड़ा संदेश जाए, भय उत्पन्न हो। और ये जो स्पेशली डेमोग्राफी चेंज करने का काम जो चल रहा है ना, इस पर लगाम लगाई जाए। और हो सकता है कि अगर असम में ये मॉडल सक्सेसफुल रहा तो बाकी सारे स्टेट्स भी, कम से कम बीजेपी रूल स्टेट्स तो ये काम कर लेंगे नियर फ्यूचर में। योगी जी को एक सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम तपस्वी उठकर योगी जी को ठग बोलता है। मतलब इस आदमी का दिमाग कहाँ है? एक तो अपने आप को, अपना मजाक अगर कोई बनवाना भी चाहे ना, तो इसको बीट कोई नहीं कर सकता है। इस आदमी ने पीएचडी की हुई है अपना खुद का मजाक उड़वाने में, और ये किस मुंह से उठकर योगी जी का, मतलब योगी जी का ना, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो योगी जी की चरण धूलि के लायक नहीं हो तुम माथे पर लगा लो उनकी चरण धूलि, इतना तुम्हारा सौभाग्य होगा, इतना कर लेना, पर वो भी करने के तुम लायक नहीं हो। तो तुम होते कौन हो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हमारे साधु संतों के लिए? ये राहुल गांधी और ये कांग्रेस पार्टी ये भूल जाती है कि योगी जी केवल एक मुख्यमंत्री नहीं है या केवल बीजेपी के कोई सांसद नहीं है, वह मठाधीश हैं, गोरखपुर मठ के मठाधीश हैं। वह हिंदू संप्रदाय के एक महान और रेस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, हमारे पूजनीय हैं। हमारे साधु संतों को गालियां देकर तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर तुम्हें इतनी समझ ना है तो तुम मत ही बोलो, है ना। लेकिन हमारे लिए ये अच्छी बात है, ये व्यक्ति बोलता रहे और इनका असली चरित्र समाज के सामने आता रहे, यही हमारे लिए अच्छा है। इस स्टेटमेंट के बाद हिंदू समाज और यूनाइट होगा, डेफिनेटली होगा। इसी के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम।